हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू K2 इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। जिस किसी ने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है उसको प्लीज जाकर देखिए, क्योंकि आज के जो टॉपिक्स हैं वो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड हैं, उनसे लिंक्ड अप हैं। तो आज का जो वीडियो होगा वो कंटिन्यूएशन में होगा हमारे प्रीवियस लेक्चर के। ठीक है, ऑल्दो हमारे पास कोई भी ऐसा आज का टॉपिक नहीं है जो पिछली क्लास से रिलेटेड है, बट ऑब्वियसली हमारा जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स वो रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में है, सारा का सारा चैप्टर। तो पहले आप रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है आप वो समझ के आइए लेक्चर नंबर 1 से, तभी आपको लेक्चर नंबर 2 जो है वो इंटरेस्टिंग और ज्यादा आसान तरीके से समझ आएगा। क्योंकि आज के लेक्चर में हम एक्चुअली यही टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस करके आए थे कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन कितने टाइप का होता है ये हमने पढ़ा था। एंड इन टुडेज क्लास वी विल टॉक अबाउट the factors that affect the rate of the reaction. So without wasting any time, let us just quickly start with today's class. आज की क्लास में जो पहला फैक्टर है हमारे को इफेक्ट करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को, दैट इज द नेचर ऑफ द रिएक्शन। यानी रिएक्शन जो है वो कैसा है उस पर डेफिनेटली रेट जो है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपने जो है वो रिएक्शन करा है। फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी कि एक होता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, एक होता है हमारे पास स्लो रिएक्शन और तीसरा होता है हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन। तो जो भी टाइप का रिएक्शन है उस पर डेफिनेटली हमारा रेट जो है वो डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली जो इंस्टेंटेनियस है यानी जो फास्ट रिएक्शंस है वो रिएक्शंस बहुत जल्दी हो जाएंगे और उनका रेट ऑफ द रिएक्शन हम इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। वहीं पे जो बहुत स्लो हो रहे हैं उनका रेट ऑफ द रिएक्शन हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रेट इज easily determined and similar is the condition for the factor that is for the moderate rate. Moderate के लिए भी हम reaction का rate ROR can be evaluated. तो ये हो गया हमारे पास कि नेचर कैसा है, रिएक्शन किस तरीके का है, तेज हो रहा है, धीरे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्लो रिएक्शंस की बात करते हैं तो कोरोजन का जो फिनोमेना है, जो हमारा नेचुरल फिनोमेना है, दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ स्लो रिएक्शन। वहीं पे अगर हम फास्ट रिएक्शन की बात करें तो कंबशन जो है वो एग्जांपल होता है हमारे फास्ट रिएक्शन का। तो रिएक्शन स्लो हो रहे हैं, तेज हो रहे हैं, इस पर डेफिनेटली इफेक्ट करता है हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन। जो दूसरी चीज है हमारे पास जो हमारे रेट को डिटरमाइन करती है, दैट इज डेफिनेटली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कि हमने जो रिएक्शन स्टार्ट किया है उसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन में लाई करते हैं वो फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हम अपने रिएक्शन को कर रहे हैं, ठीक है। सो होगा क्या आपके पास, देखिए अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ली है इसका मतलब क्या है, 1 मोल आपके पास सल्यूट है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं कह देती हूँ 5 मोलर सोल्यूशन है तो उसका मतलब हो जाता है 5 मोल सल्यूट। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारी वो बढ़ रही है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपने एक कंटेनर लिया था, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट या 1 मोल सल्यूट लिया है एक कंटेनर में, वहीं पे आपने दूसरे कंटेनर के अंदर 5 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है, ठीक है। अब आप सपोज कीजिए ये जो रिएक्शन है आपका ये काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि आपने रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, आपने ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कराने के लिए XYZ कंडीशन डाली होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ये पर्टिकुलर सल्यूट जो है वो क्या करेगा, आपस में कोलाइड करने लगेगा। अगर हम समझ लेते हैं कि हमने इन दोनों कंटेनर्स को हीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सल्यूट है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पर आपके पास मोर रिएक्टेंट है,
तो यहाँ पे जो कोलिजन्स होंगी वो ज्यादा होंगी, कोलिजन्स आर मोर। ठीक है, अगर हम ये बात कर रहे हैं अपने गैसेस के लिए, ठीक है, ये गैसेस की कंडीशन फॉर एग्जांपल हमने ले लेती है क्योंकि आप कोलिजन थ्योरी से इसको इजीली रिलेट कर पाएंगे। इसको ऐसे समझिए कि एक कंटेनर था, एक कंटेनर के अंदर आपने एक बॉल रखी है, दूसरे कंटेनर के अंदर आपने 5 बॉल रखी है और आपने उस कंटेनर को आपने शेक करा है। तो ऑब्वियसली 5 बॉल्स जो हैं यानी 5 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, जो सल्यूट हमने लिया है, वो कोलाइड ज्यादा करेगा, कोलिजन ज्यादा होंगी और कोलिजन ज्यादा होंगी तो ROR यानी रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो आपका बढ़ जाएगा। सो डेफिनेटली हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, अब ये इररिस्पेक्टिव है, यानी कि वो सल्यूट आपका या तो लिक्विड स्टेट का हो, सॉलिड स्टेट का हो या गैसियस स्टेट का हो, इट डज नॉट रिलेट्स टू एनी नेचर ऑफ द रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करेगा हमारा पर्टिकुलर रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब क्योंकि हम कोलिजन थ्योरी की बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेट कर लेते हैं हम अपने दूसरे फैक्टर को, विच इज द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो है वो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन को किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे कोलिजन थ्योरी, जो ये कहती है कि हम जैसे ही अपने कंटेनर को या जिस भी वेसल के अंदर हम अपना रिएक्शन कर रहे हैं, अगर हम उसको हीट करते हैं, हीट करने का क्या मतलब है, आपने ऑन हीटिंग रिएक्टेंट्स, यही कह सकते हैं हम। ठीक है, हमने ये एक कंडीशन ली है, ये हमारा केस 1 है। जब हम हीट कर रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना, टेम्परेचर इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके, मॉलिक्यूल्स यानी कौन, रिएक्टेंट्स जो हैं वो कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके दे फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, आपके प्रोडक्ट की होती है। वहीं पे केस 2 क्या हो सकता है, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम हीट को रिलीज करा रहे हैं, तो डिक्रीज करने पे टेम्परेचर क्या आएगा, एक तरीके से हम फ्रीजिंग करा रहे हैं, टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ लेके जा रहे हैं। उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे टेंड टू फ्रीज, यानी दे टेंड टू लूज एनर्जी, ऐसे ही कह सकते हैं। और उस कंडीशन में हमारा ROR जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन में ROR जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नेचर ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करेंगी ये दोनों चीजें। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन, यानी कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हमने डिस्कस करे हुए हैं पहले भी, कि एक होते हैं एक्सोथर्मिक और दूसरे होते हैं हमारे पास एंडोथर्मिक। अब इनमें ऑटोमेटिकली देयर इज अ इंक्रीज एज वेल एज अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर, तो इनके अपने डिक्रीज और इंक्रीज पर एक अलग फैक्टर डिटरमाइन होता है। फॉर एग्जांपल हम एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो उसमें ऑलरेडी टेम्परेचर जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा होता है, वही इंक्रीज हो रहा होता है, और एंडोथर्मिक में आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है। तो ये जो है ये ऑलरेडी टेम्परेचर को रिलेट करते हैं विद द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सो सीधी बात यह है कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कराया है, टेम्परेचर इंक्रीज कराने से आप एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की या रिएक्टेंट्स की, आप वो बढ़ा रहे हैं। और जब ये एनर्जी बढ़ेगी, जब ये रिएक्टेंट्स के पास जो एनर्जी है टू फॉर्म द प्रोडक्ट, अगर वो इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट की तरफ जो है वो मूव करेंगे, और अगर प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे तो डेफिनेटली रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस का लिया और एक आपने 10 डिग्री सेल्सियस का लिया है, तो आपके पास जब टेम्परेचर ज्यादा है तो आपके पास रेट ऑफ द रिएक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास, दैट इज दी फैक्टर नंबर 4, एंड दैट इज योर कैटलिस्ट। कि कैटलिस्ट जो है वो हमारा हाउ इट इफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले समझते हैं कैटलिस्ट होता क्या है। सो कैटलिस्ट जो है वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है
ठीक है, कोई ना कोई एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे रिएक्शन के दौरान प्रेजेंट है। ठीक है, एक ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे आपने कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में आपने N2 और H2 दो गैसेस को मिक्स किया है, ये फॉर्म कर रही है मिलके NH3। अब यहाँ पे आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया है आयरन मेटल। ठीक है, अब ये करेगा क्या, देखिए अगर हम ग्राफ की तरफ देखें तो हमने देखा था कि हमारे पास जो कन्वर्जन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसको भी नहीं देखते हम, ऐसे देखते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो अपनी हायर एनर्जी पे होते हैं, यहाँ रिएक्टेंट्स होते हैं, और जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो वो लोअर एनर्जी पे हो जाते हैं, अभी हमारा स्टेबिलिटी आती है। सो हर एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की तरफ जाना है और उसके पास कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी होगी। जब इनकी एनर्जी जो है ये रिलीज होने लगेगी या डिक्रीज होने लगेगी तभी ये प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो क्या है, हमारे पास स्टेबल है। सो कैटलिस्ट जो है वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो खुद रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करेगा। यानी ये जो आयरन मेटल हमने डाला है ये ना तो N2 के साथ रिएक्ट करेगा और ना ही ये H2 के साथ रिएक्ट करेगा, बट तब भी ये आपके फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को इंक्रीज कर देता है। यानी कि कैटलिस्ट जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इंक्रीज करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को, that increases the reaction rate। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। खुद इसका कुछ रोल नहीं है रिएक्शन के अंदर, बस ये आपके रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म होगी उनको इंक्रीज कर देगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होने का मतलब है कि रेट और फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इंक्रीज हो जाएंगे बाय यूजिंग दी कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम हमेशा ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो वही फेवर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो भी उसी स्पीड पे बढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है, अगर हम उसकी काइनेटिक स्टडी करें तो वो स्लो रिएक्शन है, और स्लो रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो डेफिनेटली वो रिएक्शन का एक रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा और उसी रिएक्शन का एक रेट बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जरूर होगा। तो कैटलिस्ट जो है वो एक ऐसे स्पेशल सब्सटेंसेस हैं जो इन्हीं दोनों तरीके के रेट्स को वो आपका इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है दैट डिटरमाइंस द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये हमारा अगला फैक्टर है विच इज फैक्टर नंबर 5। अब सोचिए कि सरफेस एरिया जो है वो किस तरीके से आपके रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा होगा। सो यहाँ पे क्या है, हमें क्लियरली पता है कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स लिए हैं हमने वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। किसी भी टाइप का मतलब है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, यानी कि वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, ठीक है, वो गैस भी हो सकते हैं। ये तीनों ही फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है, कैन बी यूज्ड एज रिएक्टेंट्स। यानी रिएक्टेंट सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों में एग्जिस्ट करेंगे। पॉइंट ये है कि कौन सी ऐसी स्टेट होगी जो हमारे रिएक्शन के रेट को ज्यादा तरीके से इफेक्ट कर रही होगी। सो अब आप खुद देखिए गैसियस स्टेट क्या है। गैसियस स्टेट के अंदर अगर हम तीनों के मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन की तरफ देखते हैं, तो ये हमारा सॉलिड है इधर, ठीक है, इसको मान लेते हैं सॉलिड है। ये है हमारे पास लिक्विड स्टेट एंड दिस इज आवर गैसियस स्टेट।
अब अगर हम इनके मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन की तरफ देखते हैं तो हम सभी को पता है कि सॉलिड्स के अंदर क्या है, यू हैव दी मॉलिक्यूल्स, यानी जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो बहुत ज्यादा क्लोज्ड होता है, एक दूसरे के क्लोज, यानी उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं दे आर नेग्लिजिबली, आई कैन से जीरो के बराबर है। ठीक है, यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम है। यानी अब आपके पास ये सॉलिड है, इस सॉलिड स्टेट पे अगर हम कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं तो इस रिएक्शन को होने के लिए जो सरफेस एरिया मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे समझते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट के होते हैं, और सॉलिड स्टेट होने की वजह से उनके पास सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा है तो इट प्रोवाइड्स, आई कैन से इट प्रोवाइड्स अ फील्ड फॉर द रिएक्टेंट्स टू परफॉर्म द रिएक्शन। वहीं अगर मैं अपने लिक्विड स्टेट की बात करती हूँ तो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं है, दे आर लूजली पैक्ड, और गैशियस में वो और ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। तो सरफेस एरिया तो छोड़िए, लिक्विड्स और गैसेस में दे डू नॉट हैव दैट मच इंटरेक्शन विद इन देयर मॉलिक्यूल्स कि वो रिएक्शन को इजीली होने दें अपने ऊपर। सो आपके पास जो पॉइंट है वो सीधा ये कहता है कि जितने भी सॉलिड मेटल रिएक्टेंट्स हैं वो जब जब आपने मेटल्स को एज अ रिएक्टेंट यूज किया है तो उनका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो ज्यादा होगा, क्योंकि उनके पास सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है। यानी आई कैन सम अप दिस पॉइंट दैट all metals they are solid and solids have a greater surface area, और सरफेस एरिया जो है ज्यादा होने से हमारे पास सीधा पॉइंट जाता है रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होने पर। यानी कि अगर आपको सपोज कीजिए एक रिएक्शन गिवन है जिसमें आपने कार्बन, let us take an example where we have only the solids. तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास N2 प्लस H2, अभी जो हमने रिएक्शन लिखा था उससे NH3 बना रहे थे, वहीं पे अगर आप कार्बन प्लस O2 से CO2 बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, आपने जो कार्बन है ये वाला दिस इज इन दी सॉलिड स्टेट, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन दी अदर रेट्स विच इज दी दिस वन, क्योंकि यहाँ पे एक सॉलिड रिएक्टेंट आता है और सॉलिड रिएक्टेंट जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करने की वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। सो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये सरफेस एरिया जो है एक्चुअली ये हमें रिलेट कर देता है कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट वो भी डिटरमाइन करेगा हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन। डिटरमाइन दी रेट ऑफ रिएक्शन मींस आरओआर को वो डिटरमाइन कराएगा, क्योंकि नेचर का मतलब यही होता है ना, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो यानी इसको हम अलग फैक्टर में ना पढ़ के हम उसको इसी में इंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास जिस भी तरीके का रिएक्टेंट होगा वो डेफिनेटली आपके रेट ऑफ द रिएक्शन पे इफेक्ट करेगा ही करेगा, कि आपने रिएक्शन में किस तरीके से अपना कौन सा फिजिकल स्टेट यूज करा है अपने रिएक्टेंट का। ठीक है, सो जो मेजर पॉइंट्स थे वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, पहले था नेचर ऑफ द रिएक्शन की रिएक्शन किस तरीके का हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है या फिर मॉडरेट स्पीड का हो रहा है। दूसरा था हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई वुड से कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही जो है यही फैक्टर आपको बाकी का पूरा चैप्टर डिफाइन करता है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की ज्यादा है तो क्लियरली हमें पता है कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी ज्यादा बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप, एक लीनियर रिलेशनशिप होता है कि अगर रिएक्टेंट बढ़ता है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ेगा। और यही जो है अगर हम सम अप करें तो पूरा केमिकल काइनेटिक्स जो है वो अब आगे जो हम स्टडी करेंगे वो इसी पॉइंट पे बेस्ड है। तो आगे हम पढ़ेंगे जो रेट लॉ है वो एक्चुअली इसी पॉइंट को डिफाइन करता है, दैट रेट ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, रेट लॉ को इंट्रोड्यूस करेंगे जब हम।
ठीक है। दूसरा फैक्टर जो हमने पढ़ा था वो था टेम्परेचर। टेम्परेचर डेफिनेटली रिएक्शन में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नेचर ऑफ द रिएक्शन जो है वो भी इसी से डिफाइन होता है कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। सो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन बढ़ेगी बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होने का मतलब है रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ रहा है। फिर फोर्थ फैक्टर पढ़ रहा था हमने, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो एक ऐसे केमिकल स्पीशीज होते हैं जो हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, बट रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। यानी उनका सिर्फ एक ये काम है कि दे आर गेस्ट मॉलिक्यूल्स, एक रिएक्शन के लिए गेस्ट जैसा काम करते हैं। सो गेस्ट क्या कर रहा है, आपके रिएक्शन में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को बढ़ाकर खुद इटसेल्फ एज इट एज एलिमिनेट हो जाता है रिएक्शन से। ये जो पॉइंट है ये भी हम दोबारा स्टडी करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी, व्हिच इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। फिर लास्ट हमने पढ़ा था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है कि आपने अपने रिएक्शन को होने के लिए एक फील्ड प्रोवाइड कर दी है, और जितनी ज्यादा फील्ड प्रोवाइड होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम क्लोथ्स को ड्राई करते हैं तो क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए भी हम जनरली क्या अटेंड करते हैं कि उनको ओपन करें, यानी उनको फैलाकर सुखाना जो है वो मोर इजीली होता है, मोर फीजिबल होता है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि इवेपोरेशन जो है वो जल्दी होगी। इवेपोरेशन अगेन केमिकल एक तरीके से प्रोसेस हो रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है कि इवेपोरेशन हो रही है। अब वो अलग बात है कि वो एक फिजिकल चेंज है, बट वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। सो सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन जल्दी हो रहा है। सरफेस एरिया यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है कि जितने भी सॉलिड्स हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो ज्यादा ही रहेगा। आई होप आपको ये पांचों के पांचों पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो ये जो थे वो फैक्टर्स थे अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज द रेट लॉ। पूरा चैप्टर जो है वो आगे इसी के ऊपर बेस्ड है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए स्टूडेंट्स। बाकी मैंने हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि कोई भी टॉपिक है अगर आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है तो उसको भी मेंशन कीजिए अपने कमेंट सेक्शन में, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसी से रिलेटेड बना सकूं। बाकी वीडियो के बारे में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल के को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।